हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आपके समक्ष मैं एक दो यात्रा वृत्तांत बतलाना चाहती हूँ। बातें छोटी छोटी हैं पर उसके पीछे छिपे कुछ संदेश आपको मिलेंगे। एक बार की बात है, मैं यात्रा कर रही थी अकेली पुणे से कटनी की ओर, और मेरा दाहिने हाथ का एल्बो जॉइंट टूट चुका था। मैं फिजियोथेरेपी के लिए पुणे आई थी 3 माह के बाद। चूँकि मेडिकल छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं वापस कटनी कैमूर जा रही थी। एक मेरे साथ क्या हुआ कि जो मुझे बर्थ मिली थी सेकेंड एसी में, वो ऊपर थी, और प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा हाथ बेंड नहीं हो रहा था, ऊपर चढ़ना मुश्किल था। एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, क्या आप मुझे नीचे की बर्थ दे देंगे और मेरे ऊपर वाले बर्थ में आप चले जाइए, क्योंकि मैं वहाँ तक चढ़ नहीं पाऊँगी। मेरा हाथ टूटा हुआ है और रिसेंटली हुआ है कुछ दिनों पहले, तो मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका एक यंग बेटा 20-21 साल का, शायद वो पुणे में ही पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता है, उसने अपनी भाषा में अपने पिता को मना किया कि नहीं, जो भी बोला, पर इतना आशय समझ पाई मैं कि नहीं, कि सीट इनको नहीं देनी। पर पिता सभ्य थे, उन्होंने वो सीट मुझे दी। मैं आभारी हूँ आज भी उनकी, क्योंकि मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं थी कि मैं उस सीट तक पहुँच पाती, और पुणे से कटनी तक की यात्रा बैठकर करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने अपनी बर्थ उनको दे दी। यात्रा प्रारंभ हुई। वो कुछ अपने पिता को बड़बड़ाता रहा, क्या बोलता रहा मैं नहीं बता सकती, मेरी समझ के बाहर था। एनीवेज, जब हम काफ़ी आगे पहुंच गए, सुबह हुई, तो चूँकि कुछ टैबलेट्स दर्द के लिए लेनी पड़ती थी, उसमें कुछ नींद का भी शामिल होता होगा कंटेंट। मुझे नींद आ गई सुबह। बेटा नीचे उतरा, वो भी ऊपर की बर्थ में था, और उसने मुझे कहा, मैडम सुबह हो गई है, ये सोने का समय नहीं है। ट्रेन इसलिए नहीं है कि आप आराम करें, वो भी दूसरे की सीट पर। बुरा तो बहुत लगा मुझे, पर उपकार तो किया ही था उसके पिता ने। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, बेटा ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे नींद आ जाती है ये दवाओं के कारण। और दिखाया मैंने हाथ के, इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था, एल्बो जॉइंट नहीं है मेरे पास, बहुत तकलीफ़ है मुझे। ये सब कुछ नहीं मैं जानता। आपको मालूम होना चाहिए था कि मेरे पिता को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है 3 साल पहले, तो आपने उनसे सीट क्यों मांगी? तब तक ये बहसबाजी में उसके पिताजी भी उठकर बैठ गए। उन्होंने अपनी भाषा में उसे डांटा और कुछ समझाया, फिर वो शांत होकर बैठा। बस इतनी सी बात थी। अगले स्टेशन में मुझे उतरना था, मैं उतर गई। बहुत बहुत धन्यवाद किया मैंने, और लड़के से इतना ज़रूर कहा था मैंने कि शायद तुम अभी पढ़ रहे हो, और जो सभ्यता एक विद्यार्थी में, एक अनुशासन आना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं। पर तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने मुझे हाथ पकड़ के कम से कम उठाया नहीं, ये तुम्हारी मेहरबानी। और याद रखना, जीवन में कभी भी ऐसे मौके आ जाते हैं कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इतना कह के मेरा भाई आया था लेने के लिए, मैं उसके साथ चली गई। ये जो छोटा सा घटनाक्रम मुझे बार बार झकझोरता है।
आज भी कि क्या यही हमारी यंग जनरेशन है। पहली बात तो उसने अपने पिता का कहना नहीं माना, और दूसरी बात, मैं परेशान थी उन दिनों हाथ को लेकर, बतलाया भी उसे, पर उसने कोई संवेदना नहीं थी उसके अंदर, और वो लड़ने के लिए पूरा तैयार। आश्चर्य हुआ मुझे कि हमारी शिक्षा क्या यही सीख दे रही है बच्चों को कि किसी परेशान व्यक्ति को, वो भी अकेली महिला हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि आपके साथ जीवन में कभी ऐसे प्रसंग नहीं आ सकते, आपको भी कभी इसी प्रकार की मजबूरियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हर समय आपको एक सा ही नहीं रहेगा। जीवन में समय में कब परिवर्तन आ जाता है कोई नहीं जानता। तो उसको कहा तो काफ़ी कुछ था मैंने, पर आज भी वो संस्मरण मुझे बार बार याद आता है कि किस बदतमीजी से वो मेरे साथ पेश आया था। उसके पिता हताश हो रहे थे उसे मना करते करते, और वो मानने को तैयार नहीं था। एजुकेशन में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमियां हैं जो बच्चों को इन संस्कारों से नहीं जोड़ रही, और एक उजड्डपन जो उनके अंदर भरता जा रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे भी मिलते हैं जो उनके पारिवारिक पालन पोषण का या उन अच्छे स्कूलों का, कॉलेजों का असर होता होगा, निश्चित ही होता है। तो पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार शिक्षक बहुत सारी बातें बताते हैं सामान्य जीवन की, और उन बातों को अगर माना जाए तो आप एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो बात बस इतनी सी थी। कहना ये था कि हमारी युवा पीढ़ी किसी भटकाव के रास्ते पर जो जा रही है, उसको संस्कारित कैसे किया जाए, उसके आचरण और व्यवहार को कैसे सुधारा जाए, इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही एक यात्रा वृत्तांत है तो बहुत छोटी सी बात, पर उसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी। एक बार जबलपुर से मैं कटनी की यात्रा कर रही थी। बहुत छोटा सा पीरियड है, घंटा सवा घंटा लगता है उस यात्रा में ट्रेन से। एक महिला रोती हुई ट्रेन में चढ़ी, फटे मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी, मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, स्टेशन के यार्ड में उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, लाश रखी हुई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं उनका संस्कार कर सकूं। अब ऐसी कोई बात बतलाएगा तो स्वाभाविक है कि आपको तकलीफ़ होगी सुन के। उसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने पर्स खोला और सोचा कि इसको 500 रुपये, 700 रुपये कुछ भी दे देती हूँ। और भी लोगों ने सुना, सभी लोगों ने अपने अपने पर्स खोले, कोई किसी ने जेब से पैसे निकाले, और हम लोग ये कर ही रहे थे। इतने में उस यात्रा में मैं और मेरा भाई, हम दोनों थे। वो आया, उसने ये बात सुनी। थोड़ा सा बर्थ दूसरी जगह मिली थी उसको, क्योंकि यात्रा लंबी नहीं थी। उसने कहा ये महिला अभी पिछले हफ्ते भी मैं जबलपुर आया था और इसने इसी प्रकार की बात करके मुझसे कुछ पैसे लिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कोई महिला ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और वो स्टेशन में यार्ड में पड़े हुए हैं, उनके संस्कार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने ध्यान से देखा मेरे भाई को और तुरंत ही भागने की चेष्टा की। तो लोगों ने उसको रोका कि तुम इतना झूठ
क्यों बोल रही है? ऐसी झूठ बोलकर तुम पैसे कमा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी देर वो खामोश रही, फिर उसने जो जवाब दिया वो आज भी मुझे याद है। साहब, पेट की आग बुझाने के लिए मेरे पास 3 बच्चे हैं छोटे, और कभी कभी उनके खाने की भी व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ। मैं स्टेशन में भीख मांगती हूँ और किसी तरह मैं अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। पति मेरे अपंग हैं, इसलिए मजबूरी से मुझे ये कृत्य करना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है। हम लोगों ने फिर भी उसको, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 150, किसी ने 200 रुपये दिए और ये कहा कि भीख मांगना उचित भी नहीं है, तुम और कोई काम कर लो, छोटा मोटा फल बेचने का, मूंगफली बेचने का। ऐसी बात बोल के अच्छा नहीं लगता सुनने में किसी को भी। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर क्या तुम्हारा मन इस बात के लिए गवाही देता है कि मैं इस प्रकार की बातें करके पैसे इकट्ठे करूं? तो उसने कहा कि आप लोग गरीबी का दर्द नहीं जानते। मैं रोज़ उससे जूझती हूँ, और जब बच्चों को भूखा रखना पड़ता है तो ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से कम लगती है मुझे। अब इसके लिए झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी विवशता है जीवन की। वो पैसे उसने लिए और सबका धन्यवाद करके वो नीचे उतर गई। इसके पीछे हमारा समाज है, इतनी विसंगतियां हैं, वर्ग संघर्ष तो है ही, जो आर्थिक अभाव है लोगों के जीवन में। एक और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं जहाँ ढेरों खाना रोज़ फेंक दिया जाता है, और एक और ऐसा भी समाज है जहाँ झूठ बोलकर, पति की मृत्यु बताकर लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इसके लिए वो महिला अकेले दोषी नहीं। तब तो बहुत बुरा लगा था उसकी बात सुनकर मुझे कि कैसे कोई महिला ऐसा कह सकती है, पर जब गंभीरता से मैंने उस प्रसंग को सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके साथ सचमुच विवशता है। और समझाया जो कुछ मैं समझा सकती थी, और भी सहयात्रियों ने समझाया कि आप ऐसा काम मत करो और कुछ छोटा मोटा धंधा करो। अब मालूम नहीं उसने वो काम फिर किया या नहीं, उसने ऐसा करना, झूठ बोलकर पैसे इकट्ठे करना बंद किया कि नहीं, पर सोचने पर विवश तो करता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है जीवन की, समाज के लोगों की, वो सही नहीं। इस कारण से लोगों को इस प्रकार से मजबूर होकर ऐसे काम करने पड़ते हैं। कभी ऐसे कोई लोग आपसे टकराएं किसी यात्रा के दौरान, तो उनकी व्यवस्था समझकर जो भी मदद कर सकते हैं। माना कि झूठ बोल रहे होंगे वो लोग, पर उनके साथ कोई न कोई ऐसी घटना तो है, ऐसा कोई प्रकरण है जिसके कारण वो इस तरह से विवश हैं। तो उनकी मदद करना चाहिए और सहयोग देने के साथ उनको सुझाव भी देना चाहिए। तो ये 2 यात्राओं में हैं, तो यात्राएं अनेक, फिर कभी इन 2 प्रसंगों में बात छोटी छोटी है। ये बच्चों को संस्कारित करें, और कहीं इस प्रकार से दीन दुखी लोग मिलें तो उनकी जो मदद करते बन सके वो कर देना चाहिए। इसके साथ ये समझते हुए भी कि हो सकता है कि आपको चीट किया जा रहा हो, पर शायद किसी भूखे बच्चे का पेट भर सके। धन्यवाद। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आभारी हूँ। नमस्कार।